हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आज से हम CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का लेक्चर सीरीज चालू करने जा रहे हैं। होप सो है ना, ये 2021 की अपन तैयारी करने जा रहे हैं। तो आज हम इसमें जो शुरू करने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट ले रहे हैं हम CSIR नेट का, वो है रियल एनालिसिस। अब रियल एनालिसिस में भी जो हमारा चैप्टर 1 हम ले रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। अच्छा, आप में से कई लोग तो ये सोचेंगे अरे यार सर नंबर सिस्टम बहुत आसान है, मत पढ़ाओ, आगे का पढ़ाओ। लेकिन यदि आप देखेंगे 10-15 मिनट भी यदि आपने लेक्चर देख लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस लेवल से उठाया है नंबर सिस्टम को। क्योंकि हम CSIR की तैयारी करने जा रहे हैं तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमें आगे कहीं भी कोई दिक्कत आए, ठीक है ना। तो देखिए, नंबर सिस्टम में मैं बहुत जल्दी, जहां टाइम वेस्ट नहीं करना होगा वहां अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां टाइम का बिल्कुल यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, नंबर सिस्टम में हमारा क्या है, सबसे पहला आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, अब देखिए सभी लोग जानते हैं, अरे सर हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या है। बिल्कुल, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या है हम जानते हैं। इसमें क्या है, एक होता है, कोई भी नंबर जो होता है वो a+ib के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे a और b दोनों किस तरह के नंबर हम बोलते हैं, रियल नंबर है। और जो ये a होता है यही हमारा रियल नंबर होता है, और आयोटा का मल्टीप्लीकेशन इस वाले पार्ट को किस पार्ट में बदल देता है, इमेजिनरी नंबर में बोल देता है, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर हो जाता है ये। अब हमारा जो पार्ट है, याद रखिएगा, हम रियल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई भी लेना देना नहीं होगा। फिर भी एक छोटा सा इंट्रो टाइप का दे दिया रहा हूं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स ही कैसे नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। एंड इनकी खास बात क्या है, एंड दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। इन्हें किस में नहीं दर्शाया जा सकता, नंबर लाइन में दर्शाया नहीं जा सकता, ठीक। अगला आ जाता है हमारा रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर सिस्टम जो हमारा होता है, इट कैन बी रिप्रेजेंट, है ना, जितने भी रियल नंबर हैं हम उन्हें नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है ना। हम इसे बिल्कुल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी रियल नंबर को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तो हमारा यानी कि टॉपिक तो सर शुरू होता है कहां से, रियल नंबर सिस्टम से। कहां से शुरू होता है, रियल नंबर सिस्टम, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट हमने चुना है वो पहले कौन सा है, आप देख पा रहे होंगे, रियल एनालिसिस है। तो अब देखिए, रियल नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर सिस्टम आता है वो कौन सा होता है, नेचुरल नंबर सिस्टम, है ना। नेचुरल नंबर्स को आप एक और नाम से जानते हैं, उसे आप कहा जाता है क्या, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब देखिए, इन्हें किस तरीके से डिनोट किया जाता है, दीज आर डिनोटेड बाय, अच्छे से आप सभी ये बात भी जानते हैं, इस स्पेशल टाइप के एन से डिनोट किया जाता है ना। या फिर कभी कभी बोल्ड लेटर्स में भी लिख दो, आप डार्क कर दो उस लेटर को। हालांकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सही बात है, इसीलिए हम कौन सा वाला यूज करते हैं, ये वाला, एक डबल लाइन खींच देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अप टू इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब ही क्या होता है, अप टू इन्फिनिटी। अब नेचुरल नंबर्स में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट, यदि मैं इसके पहले पार्ट की बात करूं, तो अब यहीं पे से अपनी कहानी शुरू होगी। आपको इस लेक्चर के खासियत समझ में आ जाएगी क्या, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। बोले सर हम जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो these are the natural numbers which are divisible by 1 and itself, है ना। ऐसे नंबर जो कि सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। और आप उनको कैसे बोलेंगे, इट इज डिनोटेड एज, कैसे डिनोट किया जाएगा, कुछ इस तरीके से 2 3 5 7 एंड सो ऑन, सही बात है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। बोले सर इसमें खास बात क्या थी, मैं अभी बता रहा हूं आपको खास बात क्या थी। अच्छा, एक बात तो आप ये भी जानते हैं कि यदि मैं आपसे पूछूंगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो हर कोई जानता है वो कौन सा होगा, 2 होगा। सर 1 क्यों नहीं होगा, 1 के बारे में आप सभी जानते हैं। देखिए, प्राइम नंबर में हमने क्या कहा है कि जो 1 से डिवाइड हो जाए और
खुद से डिवाइड हो जाए, यानी कि कम से कम 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने ही चाहिए, कम से कम बोल रहा हूं, सॉरी गलत वर्ड यूज हो रहा है, सिर्फ 2 ही डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए। तो यदि मैं 1 की बात करूंगा तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद है, उसका कोई दूसरा अलग से डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं है, इसलिए वो प्राइम नंबर भी नहीं है। तो अब देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात कहां से शुरू होती है, 2 से। यदि मैं बोलूं ओनली इवन प्राइम नंबर की बात यदि मैं करूं, ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन हो, तो पूरे प्राइम नंबर में वो सिर्फ अकेला कौन है, एकलौता 2 ही है। 2 के अलावा आप कितने भी प्राइम नंबर्स ढूंढ लो, आपको कभी वो इवन नंबर नहीं मिलेगा, हमेशा किस तरह का नंबर होगा, वो ऑड नंबर होगा। अब यदि आप प्राइम नंबर इतना समझ पाए होंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कुछ बातें कि CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कैन बी expressed in the form of 6k plus minus 1। आप किसी भी प्राइम नंबर को, लेकिन मैं यहां पे एक बात अभी बताऊंगा, लिमिटेशन बताऊंगा, 6k प्लस माइनस 1 जो भी नंबर होते हैं इस तरह के यदि फॉर्म में आप लिख पा रहे हो वो नंबर कैसे होंगे, प्राइम। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं होगा, ऐसा हर बार जरूरी नहीं होगा, लेकिन मोस्टली हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग ऐसा नंबर नहीं देंगे कि वो लोग चेक करना चाह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ना, कई बार क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के कि सर इवन नंबर की खासियत क्या होती है, 2 से डिवाइड होता है वगैरह वगैरह। उसी तरीके से प्राइम नंबर की खासियत होती है कि वो 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि यदि, और यहां पे एक बात का याद रहे, बहुत जरूरी है, के इज एनी इंटीजर, के इज एनी इंटीजर, के क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए जैसे आपको बोला सर कैसे, मैंने बोला मान लीजिए आपने ले लिया 17, आपने क्या ले लिया 17, आप 17 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 3 जा 18 लिख सकते हैं और माइनस 1, तो आपको 17 ही मिलेगा। ठीक, यदि आप बात करते हैं 19 की, 19 में देखिए 6 3 जा 18 और प्लस 1, आपको 19 ही मिलेगा। आप और भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने आपसे बोला 29, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 5 जा 30 और 30 माइनस 1 29। यदि आप चाहें तो आप 31, ये भी एक प्राइम नंबर है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 5 जा 30 और ये साथ में प्लस 1, आपको क्या मिलेगा, 31 मिलेगा। अच्छा, अब बात करें के इज एनी इंटीजर, के इज एनी इंटीजर, इससे सर आप किस छोटे से छोटे प्राइम नंबर को बना सकते हो। मैं बोलूंगा यार 2 और 3 को छोड़ दो, उसके बाद के जो नंबर्स हैं उनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैं यदि 5 की बात करूं, है ना, आप खुद ही देखो यहां पे मैंने अभी मोस्टली कौन सा नंबर लिया है, 3 लिया है। यदि मैं यहां पे लेता हूं, मान लीजिए 6 into 1 लेता हूं, 6 into 1 और इसमें प्लस 1 करता हूं, तो आप जानते हो 6 into 1 कितना हो जाएगा, 6, और प्लस 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको 7 मिल जाएगा। और यदि आप 6 into 1 करते हो और माइनस 1 करते हो तो 6 1 जा 6 और माइनस 1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5। तो देखिए 5 भी मिल गया, 7 भी मिल गया। सर 2 और 3 नहीं मिलेगा क्या, 2 और 3 बिल्कुल मिलेगा। आप ये भी तो कर सकते हो ना, मान लीजिए 6 into 2/3, सॉरी 1/3 प्लस 1, ये करके देखो क्या आएगा। सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। अरे सर 3 तो मिल गया, पर ये गलत है। अब भी हमने बात करी थी कि के क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। के यहाँ पे क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। इसीलिए मैंने बात कही कि ये वाला जो फॉर्म है सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ के लिए एप्लीकेबल है, कुछ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो चेक करने से होता है। लेकिन फिर भी कम से कम ये कि यदि कहीं पे इस तरह का फॉर्म आपको दिख रहा है तो आपके माइंड में आ जाएगा, यदि है ना, क्योंकि देखते हो आप CSIR वाले इसी तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म 6k प्लस माइनस 1, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट अ प्राइम नंबर, है ना, क्योंकि उनका और कोई मोटिव नहीं होगा। 6k प्लस माइनस 1 यदि कहीं होगा तो उनका मोटिव होगा एक प्राइम नंबर के बारे में बात करने का ही। इस बात का आपको ध्यान रहे। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि ये नहीं कि ना आप 3 और 2 को लाने के लिए वहां पे फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, फ्रैक्शन नहीं, के शुड बी एनी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1/3 इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा प्राइम नंबर की किस तरीके की खासियत है। अच्छा, अब यदि मैथ्स पढ़ ही रहे हैं, मैं ऊपर का मिटा दूं आपके लिए, है ना, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। पढ़ते समय प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बिना कॉपी पेन के बैठ रहे हैं तो गलत है। देखिए यदि आपको इतना समझ में आ गया, कुछ बातें और याद रखने वाली हैं। कौन सी वाली बातें, कि यदि मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो मेरा आंसर होगा कितने, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 15 प्राइम नंबर। कुछ बातों को याद रखिए, आप बिल्कुल काउंट करिएगा, आप कॉपी में लिखिए कितने प्राइम नंबर हैं। आपको 1 से लेके 50 तक कुल मिला के जितने प्राइम नंबर होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 15 होगी। यदि आप 50 से
100 तक की बात करते हैं तो कुल मिला के कितने प्राइम नंबर आपको मिलेंगे, आप वहां पे काउंट कर लीजिएगा, आपको 10 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। यानी कि कुल मिला के यदि मैं 1 से 100 तक की बात कर रहा हूं तो आप बोलेंगे कुल मिला के 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर्स की यही खासियत है कि आपको ये देखना है कि कौन कहां पे है, 6 के +-1 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बात आपको याद रखनी कि के कैसा होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ बेसिक बातें, मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ने निकले तो ये कुछ बातें तो याद रखनी चाहिए, कब यूज हो जाए पता नहीं है ना, क्योंकि इनका जो पहला पार्ट होता है उसमें आप देखते हो थोड़ा साइकोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सोचना पड़ता है ना। तो ये अभी आपको दिखाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, अपन बहुत सारे लेक्चर्स इसमें लाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन का कौन सा नंबर सिस्टम बन रहा है, देखिए अपना जो अभी नंबर सिस्टम बन रहा है आप देख पा रहे होंगे वह नेचुरल नंबर सिस्टम है ना, जिसका एक और नाम क्या है, काउंटिंग नंबर। उसका हमने पहला पार्ट उठाया कौन सा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में अपन ने इतनी सारी बातें करी। अगला अपन जो उठाने जा रहे हैं, ये मिटा दे रहा हूं, याद रखिएगा अभी अपना नेचुरल नंबर सिस्टम ही चल रहा है, यानी कि जो भी हम नंबर्स लेंगे वो सब नेचुरल नंबर्स के ऊपर ही डिपेंड है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर्स के पार्टीशन है, ठीक। तो अगला अपन यदि ये लें तो नेचुरल नंबर का सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट आप ले सकते हो कौन सा, पहला पार्ट आपने ने प्राइम नंबर लिया, दूसरा आप ले सकते हो रिलेटिव प्राइम नंबर्स। रिलेटिव प्राइम नंबर्स, इनको एक और नाम से आप बच्चों जानते हो, उसको कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर्स। अब देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि ये जो प्राइम वर्ड इसमें यूज किया गया ना, ये प्राइम किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। कहने को ये प्राइम का ही एक पार्ट माना जाता है, लेकिन इसमें प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन देखिए, एनी टू नेचुरल नंबर्स, है ना, ये नेचुरल्स के लिए मैं लिख दिया, एनी टू नेचुरल नंबर्स हैविंग SCF is equals to 1, then they are relatively prime. Then they are relatively prime numbers. उन्हें क्या कहा जाएगा, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, या फिर को प्राइम नंबर्स कहा जाएगा। जैसे आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, आपने ले लिया 2, 3, आपने ले लिया मान लीजिए 15, 16, ये सारे के सारे क्यों होंगे, क्योंकि देखो 15 और 16 के जब आप SCF निकालोगे, इनका जब आप SCF निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 और 3 का जब आप SCF निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा। होप सो SCF निकालना सबको आता हो, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबको निकालना आता हो, है ना। यहाँ पे मैं ये LCM SCF निकालना अभी नहीं सिखाऊंगा ना, वो छोटे बच्चों के लिए। आप 10th की सीरीज देख लेना, 10th की सीरीज भी चालू करिए यदि जिसको नहीं आता हो। बाकी देखिए, तो कोई भी ऐसे नेचुरल नंबर जिनका SCF 1 आएगा, जिन दोनों के SCF 1 आएंगे, वो दोनों नंबर्स कैसे होंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर होंगे। अब इसमें नोट वाली बात, सर CSIR के हिसाब से क्या बात है, तो देखिए याद रखिए, यहां पे मैं 1, 2 ले लूं, 1, 3 ले लूं, 1 के साथ 91 ले लूं, ये सब रिलेटिवली प्राइम होंगे। 1 के साथ आप कोई भी नंबर ले लो, 1 के साथ आप कोई भी नंबर ले लो, हमेशा SCF कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि यदि एक जगह 1 है और दूसरी जगह कोई भी नंबर लिखा हुआ है, इवन ऑड प्राइम का कोई खेल नहीं है यहाँ पे। मैं फिर से बता रहा हूं, नाम प्राइम जरूर आपको दिख रहा है, लेकिन प्राइम का कोई खेल यहाँ पे चलता नहीं है। तो यदि 1 कहीं भी लिखा हुआ है और 1 यदि लिखा है, तो आप देखते साथ बोल दो कि यार ये जो पेयर है ये रिलेटिवली प्राइम है, ठीक ना। ये बात होती है SCF निकालने का। और बाकी आप कोई भी देख सकते हो, आप देख ही पा रहे होगे, 2, 3, 15, 16, ठीक ना। अच्छा, एक और चीज बता सकते हैं नोट के फॉर्म में, आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लो आप, है ना, जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, दे ऑल आर रिलेटिवली प्राइम। तो याद रखिएगा, 1 किसी के भी साथ आ रहा है, रिलेटिवली प्राइम ना। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले रहे हो, रिलेटिवली प्राइम। किन्हीं 2 नंबर का जो SCF है 1 आ रहा है, रिलेटिवली प्राइम, या फिर उनको और क्या नाम से जाना जाता है, को प्राइम। 10th वाले बच्चों को यही वर्ड सिखाया जाता है, को प्राइम नंबर, उनसे रिलेटिवली प्राइम उन्हें नहीं बताया जाता जब वो √2 वाली थ्योरम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये हो गया आपका B वाला पार्ट, कौन सा, प्राइम नंबर पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया आपका, रिलेटिवली प्राइम नंबर। तीसरे पार्ट की बात करते हैं, तीसरा पार्ट, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स,
अब यहां पे बहुत मायने रखेगा भाई साहब, यहां पे प्राइम होना बहुत मायने रखेगा। जैसे इसकी डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, एनी टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ टू आर ट्विन प्राइम्स ना। ऐसे कोई भी दो आप प्राइम नंबर लो जिनके बीच का यदि डिफरेंस 2 आ रहा है ना, याद रखिएगा, ऐसे कोई भी दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, उन्हें ट्विन प्राइम नंबर्स बोलोगे। सर ऐसे कौन से दो प्राइम नंबर, मैं बोलूंगा देखिए, आपने यदि ले लिया मान लीजिए 3 5, 5 में से 3 गया, 5 - 3 कितना हुआ 2, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। आप और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 5 7, ये भी कैसे हैं जानते हैं, 7 में से 5 गया 2, तो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो ऐसे जितने भी नंबर प्राइम नंबर्स जिनके भी बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है वो सब कैसे हैं, ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे और ले लीजिए आप, मैंने बोल दिया मान लीजिए हाँ एक ये भी ले सकते हैं आप, मान लीजिए 1 और 3, आप जानते हैं 3 - 1 2 आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। गलत। अब भी हमने बात करी थी कि ट्विन प्राइम नंबर में प्राइम होना कंपलसरी है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आपको ये बात याद रखनी होगी कि 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। जब होता नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ सर डिफरेंस हो रहा है, लेकिन यार भाई डिफरेंस बस थोड़ी है, डेफिनेशन में डिफरेंस थोड़ी लिखा है। डेफिनेशन में ये भी तो लिखा है कि वो दोनों कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। मैंने गोद दिया लेकिन इससे पहले गोदा नहीं था, तो उस समय का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। तो मैं क्या से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्विन प्राइम नंबर्स में क्या अंतर है और रिलेटिवली प्राइम या फिर जिसे को प्राइम कहते हैं उनमें क्या अंतर है। ये हमारा कौन सा हो गया, पार्ट सी हो गया। पहला पार्ट हमारा कौन सा था, सिर्फ प्राइम नंबर था। और ये सब हम किस में चल रहे हैं, हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर सिस्टम चल रहा है, याद रखिएगा। नेचुरल नंबर सिस्टम के अंदर हमने कौन सा पार्ट उठाया, पार्ट ए, फिर पार्ट बी, और ये अब कौन सा हो गया, पार्ट सी। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको, होप सो, है ना। अगला पार्ट उठाते हैं, अगला तो देखिए, है ना। ये इसीलिए मैंने बोला ये लेक्चर बहुत अभी मायने रखेगा। अभी मैं रैशनल नंबर से जुड़े कुछ बहुत ही बेहतरीन तथ्य आपको बताऊंगा, देखते जाइए। यदि अब बात करें डी पार्ट की, मैंने अब बात करा मान लीजिए इवन नंबर्स। किसकी बात करी, इवन नंबर्स। ये अभी आगे क्लियर होगा। देखिए इवन नंबर्स, तो एनी नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, any natural number which is divisible by 2 is an even number। वो कैसा नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा ही होगा। एंड इज डिनोटेड बाय कैसे, 2 4 6 8 एंड डॉट डॉट, है ना। जहां पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना वहां हम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारी यही बात चल रही थी। अच्छा ये डी पार्ट हो गया। ये कौन सा हो गया, ई पार्ट। आप देख रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि नेचुरल नंबर्स के ही कितने पार्ट हैं। ई पार्ट में आ जाएगा हमारा ऑड नंबर। तो देखिए एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज ऑड नंबर। वो कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर। एंड इज डिनोटेड बाय, किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, 1 3 5 ना। कुछ लोग तो है ना, हो सकता है अभी भी प्राइम नंबर में लटके हुए, सर 1 क्यों लिख दिया ना, ऑड नंबर पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर पहले पढ़ रहे थे, है ना। तो याद रखिएगा ई हो गया ये आपका पार्ट। एक और इसमें आप देखेंगे, इसका एक और पार्ट होता है नेचुरल नंबर सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, कंपोजिट नंबर्स, है ना। अच्छा नहीं एक मिनट, ऑड और इवन की बात करिए, यहाँ पे कुछ बातें क्लियर कर दूं मैं आपको ना। ये मिटा देते हैं, होप सो आप सबने लिख लिया होगा। देखिए ऑड और इवन की यदि बात करिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यदि आप कभी भी किसी ऑड नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे किसी दूसरे ऑड नंबर को, तो आपको हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। यदि आप किसी ऑड नंबर पे कभी भी किसी इवन नंबर को ऐड करोगे,
है ना, तीन ही तो केस होते हैं। और एक होगा आपका कौन सा, इवन नंबर में आप कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे किसको, इवन नंबर को, तो यहाँ पे आपको कैसा नंबर मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। और यहाँ पे कैसा मिलेगा आपको, ऑड नंबर ही मिलेगा। ये याद रखिएगा, किसी भी एक ऑड नंबर को दूसरे ऑड नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे एक इवन नंबर, किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड नंबर, किसी इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इवन नंबर। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये तो एडिशन के लिए था, मल्टीप्लीकेशन के लिए यदि आप ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन किसी दूसरे ऑड नंबर से करते हो, है ना, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर ही मिलेगा। यदि आप किसी ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन इवन नंबर पे करते हो तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। और यदि आप इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन किसी दूसरे इवन नंबर से करते हो तो भी आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। आप इनके एग्जांपल्स भी कर सकते हो, जैसे कोई भी दो ऑड नंबर ले लो, मैंने ले लिया एक 1 और एक मैंने ले लिया 3, इन दोनों को यदि मैं प्लस करूंगा 1 + 3 कितना आएगा 4, 4 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है ना। यहाँ पे आप ले लो ऑड नंबर, कोई सा भी एक का एग्जांपल्स तो आप हजारों बना लोगे यार। जैसे मैंने ले लिया ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर, अरे तो 1 × 3 ले लो, दोनों ऑड है, आएगा कितना 3, 3 भी क्या है, ऑड है। आप यहाँ पे ले लो ऑड और इवन वाला, बता दो सर ऑड और इवन वाला ले लो। एक ले लिया ऑड, आपने ले लिया मान लीजिए 3 और आपने इवन ले लिया 2, 3 × 2 = 6 और 6 इज एन इवन नंबर। तो इस तरीके से आपको ये बात याद रखना है, ये प्लीज इन बातों को लर्न करके रखिए। आप CSIR नेट की यदि तैयारी करने जा रहे हैं तो कोई भी चीज आपके लिए हल्के में नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अपना डी और ई पार्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं ना। ये ऊपर मिटा देता हूं, होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। तो चलिए ई पार्ट तक आ चुके हैं अपन, ऑड नंबर तक, ये भी मिटा दे रहे हैं। अगला अपना है कौन सा, ई पार्ट तक आ गया था, एफ पार्ट। एफ पार्ट है अपना कंपोजिट नंबर्स, है ना, कंपोजिट नंबर्स। ये भी नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। कंपोजिट नंबर किस तरह के नंबर, एनी नेचुरल नंबर्स हैविंग एट लीस्ट, कम से कम 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। उन्हें ही क्या कहा जाएगा, कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। एंड आर डिनोटेड बाय, किस तरीके से, आप जानते हैं कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल अच्छे जानते हैं। सबसे पहला कंपोजिट नंबर तो आ जाएगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15। समझ में आई बात। अब यहां पे है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से यदि आप ध्यान दो तो यदि मैं आपसे बोलूं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो मेरे ख्याल से ये बात सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है 4, सही बात है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऐसा कंपोजिट नंबर जो कि कैसा हो, ऑड हो, तो इसमें कोई ध्यान नहीं देता 9, वो कैसा है 9 है वो। अच्छा आप ध्यान से देखोगे 3 3 का पेयर देखो, इवन फिर आएगा ऑड, फिर से इवन फिर आएगा ऑड, एंड सो ऑन। इस तरीके से कौन अरेंज होता है, कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि हमें सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने हैं, इसलिए मैं आपको सीरीज का भी एक आइडिया डेवलप करते चल रहा हूं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ गए होंगे कैसे इवन 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 ऑड, इवन 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 ऑड, इवन 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 ऑड, इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी, कंटिन्यू रहेगी। ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका कंपोजिट नंबर। क्या सर नेचुरल नंबर सिस्टम आज कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं होते जा रहा, इतना बड़ा था आपन ने कभी ध्यान से पढ़ा नहीं था, इसलिए आपको मैं ध्यान से पढ़ा रहा हूं। CSIR नेट में ये सारी बातें कब यूज हो जाएंगी किसी को नहीं पता। जैसे अगला, सर और भी बचा है क्या, ये मिटा देते हैं। एक नाम कई लोग बहुत कम सुनते हैं, परफेक्ट नंबर्स। कौन सा नंबर, परफेक्ट नंबर। सर ये क्या, तो देखिए मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, यहाँ पे इफ लिख देते हैं, इफ sum of all factors of a number is equal to
दैट नंबर देन इट इज ए परफेक्ट नंबर। उस नंबर को क्या कहेंगे हम? परफेक्ट नंबर बोलेंगे। लेकिन 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 ये बात याद रखनी जरूरी है। कौन सी? एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, खुद को हटा के। अरे सर ये क्या बोल के? देखिए मैं आपकी भाषा में बताता हूं। आपको ये कहा जा रहा है डेफिनेशन कि कोई एक ऐसा नंबर लो, उसके सारे फैक्टर लो, उन सभी फैक्टर का जब आप सम कर दो, लेकिन उसके फैक्टर में खुद भी तो शामिल होगा, उसको हटा दो। जब आप सम करोगे तो जो आंसर आएगा उसी नंबर के इक्वलेंट आएगा, उसी नंबर के इक्वल होगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं एक नंबर 6 के फैक्टर हर कोई जानता है कौन कौन से होते हैं। 1 भी इसको डिवाइड कर देगा, 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, 3 भी इसको डिवाइड कर देगा, 6 भी इसको डिवाइड कर देगा। लेकिन हमने क्या कहा है कि जब हम इन्हें ऐड करें 1 + 2 + 3, क्या मैं 6 को ऐड करूंगा? मैं 6 को ऐड नहीं करूंगा, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, खुद को हटा के। तो जब इन तीनों को प्लस करोगे कितना आया? 6, क्योंकि उसके फैक्टर्स का सम एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ करने के बाद उसका सम उसी के बराबर आ रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा कि 6 एक परफेक्ट नंबर है ना। आप बोलोगे और कोई नंबर होता है क्या परफेक्ट? बिल्कुल होता है। जैसे आप ले लीजिए अगला एक नंबर, इसके बाद आता है 28। 28 को जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? पहले तो 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आपका आ जाएगा 4, फिर आपका आ जाएगा 7, है ना, और फिर आपका आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा आपका 28। जब आप इनको प्लस करोगे ना, इनको, तो आप देख पा रहे होगे कि वापस क्या आ जाएगा आपको? 28। इसलिए 28 भी कैसा नंबर है? परफेक्ट नंबर है। तो इस तरह के नंबर जिनके फैक्टर्स का सम वो उसके वाले फैक्टर को हटा के उसी के नंबर के बराबर आ जाए तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। इस तरह से सीरीज बनती है, आपने होप्स तो देखी होगी। एक होती है 6 के बाद अपना कौन सा आ गया? 28 के बाद आता है अपना 496, है ना। आपसे ये भी कोई पूछ सकता है फर्स्ट 3 डिजिट नंबर ऐसा जो कि परफेक्ट नंबर हो, तो कौन सा है? 496, है ना। यदि आप और आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये हो जा 8128 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट नंबर्स हैं, यानी कि आप इनका फैक्टर निकालोगे और उस वाले फैक्टर को हटा के जो उसी के जैसा दिखता है, बाकियों फैक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको उसी नंबर के बराबर आएगा, इसलिए वो नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर। ये था नेचुरल नंबर सिस्टम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि नेचुरल नंबर सिस्टम कितना वास्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर सिस्टम के बाद हम आते हैं होल नंबर्स में, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं, CSIR की सीरीज में बने रहिए। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा आप यदि शेयर करेंगे, लाइक करेंगे यार, तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। प्लीज ये काम आप लोग कर दें कि शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड से, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं और वीडियो ला पाऊं, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए अगला आ जाए तो सेकंड नंबर सिस्टम, वो पहला नेचुरल नंबर सिस्टम था। आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं कि हमने नेचुरल नंबर सिस्टम, है ना, नेचुरल नंबर सिस्टम को कितने पार्ट में बांटा? पहला अपना था प्राइम नंबर्स, दूसरा अपना कौन सा पार्ट था? आपको याद होगा रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, है ना। इसी का एक और नाम क्या था? को प्राइम नंबर्स, है ना। ये आपके लिए शॉर्ट नोट टाइप का भी आप बोल सकते हो। अगला क्या था आपका? ट्विन प्राइम नंबर्स। उसके बाद आपका कौन सा था? इवन प्राइम नंबर्स, सॉरी इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स बोल दिया। फिर अगला क्या था? ऑड नंबर्स। उसके बाद कौन सा था आपका? कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद आपका कौन सा था? परफेक्ट नंबर्स। तो ये था आपका नेचुरल नंबर सिस्टम। ठीक, अब अपन बात करने जा रहे हैं किसमें? होल नंबर सिस्टम, है ना। होल नंबर्स, होल नंबर्स का एक और नाम होता है कंप्लीट नंबर सिस्टम, है ना। कंप्लीट नंबर्स भी इन्हें कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल से हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेड, है ना, या फिर दीज आर डिनोटेड लिख देते हैं, डिनोटेड बाय, किस तरीके से? ये होल्स नंबर ये लिख दिया 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ना। सबसे छोटा होल नंबर 0, ये वगैरह वगैरह आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला हमारा जो नंबर सिस्टम आता है वो है इंटीजर्स। कौन सा आता है? इंटीजर्स। तो देखिए इंटीजर्स के भी बहुत सारे पार्ट हैं, मैं मिटा रहा हूं। तो देखिए इंटीजर्स के भी बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक। तो इट इज डिनोटेड
बाय किससे डिनोट किया जाता है, आप अच्छे जानते हैं, या तो जेड, ज़हलान एक शब्द था जिससे बना था इंटीजर ना, या फिर आई भी यूज करते हैं लोग बाग, है ना, तो इट इज डिनोटेड बाय जेड और आई। अब इसमें इंटीजर का जो पहला पार्ट आता है वो कौन सा पार्ट होता है, आपको अच्छे से मेरे ख्याल से पता होगा, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, दीज आर द इंटीजर्स, याद रखिएगा वो सिर्फ इवन नंबर्स थे, तो जब इवन नंबर्स की बात की जाती है तो नेचुरल नंबर लिए जाते हैं, लेकिन अब इवन इंटीजर्स हैं, तो these are the integers, these are the integers which are divisible by 2 and are denoted as, इन्हें किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये देखिए इस तरीके से आपका डॉट 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 -2 0 2 4 एंड सो ऑन, ये आपके कौन से हो गए, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। कई लोगों को मैंने डाउट देखा है कि लोग बाग इवन नंबर्स में जीरो ले लेते हैं, इवन नंबर में नहीं, इवन इंटीजर में जीरो आता है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक, अगला पार्ट अपना कौन सा होता है इसका, ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स बिल्कुल वही डेफिनेशन आपके लिए मैं बना के लाया हूं कि दीज आर द इंटीजर्स विच आर not divisible by 2 and are represented as dot 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 -3 -1 1 3 and so on। तो ये आपके कौन से हो गए, ऑड इंटीजर्स हो गए। अगला पार्ट इसका कौन सा होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, देखिए इट इज डिनोटेड बाय, यानी कि वो इंटीजर जो कि नेगेटिव ना हो। तो ऐसे कौन से इंटीजर जो नेगेटिव नहीं होता, तो हर कोई जानता है जीरो के आगे ना माइनस है ना प्लस है, जीरो यानी कि दोनों के साथ होता है, ना वो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, यानी कि वो दोनों में ही इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसे इंटीजर जो कि नेगेटिव ना हो तो कौन कौन से होंगे, है ना, इट इज डिनोटेड बाय। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को क्या कहा जाता है, या तो आप ऐसा लिख लो z प्लस, या फिर इसको i प्लस भी लिखा जाता है। ठीक, और ये हो जाएंगे आपके कौन से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। किसी को इसमें खास बात पता चल रही है, मैथ्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं टर्मिनोलॉजी में। मैंने इन्हें बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जो नेगेटिव ना हो, तो ये ऐसे इंटीजर जो कि नेगेटिव नहीं होते, इनके लिए सिंबल z प्लस भी होता है, i प्लस भी होता है। लेकिन क्या आप यदि इस चीज को छुपा दूं, क्या ये आपको किसी की याद दिला रहे हैं, क्या ये आपको होल नंबर्स की याद दिला रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो यस, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम ही होता है होल नंबर्स। यूज करने वालों पे डिपेंड होना चाहिए कि किस तरीके से यूज कर रहा है। कभी नॉन नेगेटिव लिखा रहेगा मैथ्स में, कहीं नॉन पॉजिटिव, कहीं होल नंबर्स, कहीं कुछ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला पार्ट डी पार्ट पे आ जाते हैं हम, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स किस तरह के होते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, बिल्कुल इनके अपोजिट चलेंगे वो, उन्हें z नेगेटिव या फिर i नेगेटिव से दर्शाया जाता है। और ये कौन से नंबर होते हैं आपके, डॉट 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 -2 -1 एंड 0। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको बात। अब इतना आपको यदि देख लियो तो एक बात और, इसमें यहां पे सवाल क्या बनेगा, यदि यहां पे कभी आपसे कोई सवाल पूछे कि लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है, अरे कोई सा नहीं होता भाई, इस वाले सवाल में ये सवाल ही गलत होगा। इसमें क्या सवाल बनेगा, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, 0। लार्जेस्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, देखो लार्जेस्ट सबसे बड़ा नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 0। इस बात का ध्यान रहे, ये बड़ी टर्मिनोलॉजी दिक्कत दे देती है आपको, मैं आगे बताऊंगा कहां दिक्कत देगी, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये अपने कितने इंटीजर्स के अपन ए बी सी डी पार्ट में आ गए, और आगे देखते हैं। अगला आपका आ जाता है ई वाला पार्ट, आप ले लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो
पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या लिखेंगे हम, इट इज डिनोटेड बाय ना, या फिर ऐसे लिख सकते हो, दीज आर डिनोटेड बाय, कैसे, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन से नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4, है ना, क्योंकि जीरो को नहीं ले सकता मैं, जीरो को अब भी हमने कहा जीरो ना तो नेगेटिव में आता है ना तो पॉजिटिव में, जब मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूं तो इतने पॉजिटिव होंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो फिर वो चीज दिखाई दे रही है, मैं क्या चीज दिखाई दे रही है सर, ये नेचुरल नंबर, मैं बोलूंगा हाँ बेटा, पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम ही होता है नेचुरल नंबर्स, यानी कि वहीं पे हमें लिख देना था कि नेचुरल नंबर ही कैसे नंबर्स हैं, है ना, तो इस बात का, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर्स के पार्ट है इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर्स पे बता रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर बोल लो या नेचुरल नंबर्स बोल लो, बात एक ही है। अगला आ जाता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स, एफ पार्ट। तो नेगेटिव इंटीजर्स दीज आर डिनोटेड बाय, किस तरीके से आप जानते हो, ये आपके डॉट 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 ना, -3 -2 और -1 बस। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताइए, तो आप लोग -1 बोलेंगे, गलत, ये सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, बाकी तो छोटे होते हैं उससे। अरे याद होगा नंबर लाइन में सब नंबर घट रहे होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, ये आपने जो पार्ट पढ़े ये इंटीजर्स के थे, ठीक है ना। तो आइए अब अपन अगले नंबर सिस्टम में बढ़ते हैं। 2 नंबर सिस्टम, 3 नंबर सिस्टम अपने हो चुके हैं। इंटीजर्स में कितने पार्ट अपन ने पढ़े, एफ ना, इतने पार्ट थे कुल मिला के। तो आइए मिटा दें जरा हम, अभी आगे मैं आपको क्वेश्चंस जो बताने वाला हूं आप समझेंगे कि क्या लेवल लेके चलता है सीएसआईआर। आपको सीएसआईआर का लेवल जानना था, मैं आपके लिए सीएसआईआर का लेवल के साथ उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से उनको पढ़ा जाता है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, ये होगा पढ़ने का तरीका, ये होता है सिस्टमैटिक वे में कि आपके पास एक ही जगह पे पूरा कंटेंट हो, ये नहीं कि आप आखिरी वक्त में हर अलग अलग 10 जगह की बुक से छान रहे हैं, नहीं, दिस इज द कंटेंट, इसे कंटेंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो आगे जो अपना आ रहा है इंटीजर्स के बाद अपन लेंगे अब रैशनल नंबर्स, है ना। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, बोले सर ये डेफिनेशन तो, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p q आर इंटीजर्स। ये वाली बात यार बच्चों थोड़ी देर के लिए याद रखना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताऊंगा ये क्यों लिखा जाता है। कई लोग तो बस रटे हुए हैं, बिल्कुल रटा हुआ है कि पी क्यू इंटीजर्स है, पी क्यू इंटीजर है। आपको बताऊंगा कि पी क्यू इंटीजर होने का मतलब क्या है। आप लोगों ने कभी ये बात सोची नहीं होगी, आज मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पी क्यू इंटीजर होने का मतलब क्या है ना। तो नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू p q आर इंटीजर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ऐसे नंबरों को ही क्या कहा जाएगा, रैशनल नंबर बोला जाएगा। and is represented by this q, this special type of q से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सारे के सारे रैशनल नंबर्स का सेट होता है ना। आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, u p बाय q such that p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए रैशनल नंबर के तो कुछ पॉइंट्स याद रखने आपको जरूरी हैं, नहीं पॉइंट्स रखने की जरूरत नहीं, एग्जांपल ही देख लो सीधे, जानते हो 2/3 हो गया, 1/2 एंड सो ऑन, है ना। ये सब रैशनल। अगले नंबर सिस्टम में आते हैं, ये अपना कौन सा नंबर सिस्टम था, मेरे ख्याल से 4th था। 5th में आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब मैं आपको रैशनल इर्रेशनल के अब साथ में ही क्वेश्चंस बताऊं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना जाए। इर्रेशनल नंबर्स, तो एनी रियल नंबर which is not rational, any real number which is not rational are called irrational numbers। उसे क्या कहा जाता है, irrational number कहा जाता है। and these are denoted by, है ना, ये q डैश से या फिर
क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यदि ये रैशनल है तो रैशनल के कॉम्प्लीमेंट, नॉट रैशनल, या फिर रैशनल के ऊपर कट लगा दिया जाता है कि नॉट रैशनल। इस तरीके से कोई भी सिंबल बुक्स में यूज हो रहे होते हैं। मैंने सारी बुक्स के कंबाइन करके यहाँ पे ले लिए कि ऐसा कोई भी सिंबल वहां पे हो सकता है। और कभी कभी एक बुक में तो क्यू बार, है ना, क्यों बार, हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी और एक हम पढ़ते हैं जो प्रोबेबिलिटी नहीं होने वाली, तो नॉट अकरेंस के लिए हम बार लगाते हैं, नॉट, है ना, तो नॉट रैशनल, बार को यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, नॉट रैशनल। तो ये 4 सिंबल्स हैं, आप कोई भी यूज करें ना, इसमें कोई मायने नहीं रखता। कुछ लोग तो डायरेक्ट लिख रहे होते हैं इर्रेशनल नंबर ही, है ना, ये भी एक सिंबल ही है अपने आप में, उसका पूरा नाम लिखना भी इरेशनल नंबर। अच्छा, तो ऐसे नंबर जो कि, ऐसे रियल नंबर जो कि रैशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इरेशनल नंबर होंगे। आप सबने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया होगा √2, बोले सर इसको तो देख देख के पक गए। अब आपको मैं बताता हूं, मैंने आपको एक बात याद रखने के लिए कही थी, पी क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, मैंने यही बात कही थी। अब आपको समझ में आएगा क्या √2 का पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। चलो एक बार को लिखने का ट्राई भी मारें, तो देखो √2 को क्या मैं 2 अपॉन √2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अरे 2 का मतलब क्या होता है, ए भैया देखिए ये √2 है, √2 को मैंने क्या लिखा है, 2 अपॉन √2 लिखा है। इस चीज को देखिए, यदि 2 को मैं सॉल्व करना चाहूं तो 2 इंटू 2 √2 इंटू √2 नहीं लिख सकता हूं कैसे वापस, और नीचे √2 से √2 जाएगा, वापस क्या बचेगा, √2 तो ही बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने ये कन्वर्ट किया है कि √2 को मैंने क्या लिख दिया, आप देख पा रहे होंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। तो सर आज तक मतलब कि हमको सब बना रहे थे क्या कि √2 है ना रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपने लिख के तो दिखा दिया। अरे भैया लिख के तो दिखा दिया, लेकिन डेफिनेशन पढ़ो कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, हाँ सर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए, हाँ क्यू 0 नहीं है, लेकिन आखिरी वाली चीज तो देख लो भैया, पी क्यू दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। आपका क्यू कैसा है, इंटीजर है क्या, इंटीजर नहीं है। इसलिए भी मैं आपको ये स्टेप मैंने आज इसलिए आपको डायरेक्ट बताई, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको √2 इज रैशनल और इरेशनल वाली थ्योरम कराऊं, मेरा यहाँ पे कोई करने का मूड नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका न्यूमरेटर तो इंटीजर है, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर है वो इंटीजर नहीं है। समझ में आई बात। इसलिए कभी भी ऐसे नंबर्स जो होते हैं, ये क्या नंबर्स होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं, इन्हें आप रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स पे भी बात कर लेते हैं, होप सो आपने ऊपर लिख लिया होगा। तो ये है भैया तरीका, पढ़ो तो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में, है ना। ये हर एक बात कॉमा लगा के मैथ्स में यदि कहीं बात कही गई है उस पर प्लीज ध्यान दें, है ना। और इसी तरीके से मैं कॉमा लगा के एक और बात कह रहा हूं कि प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कॉमा लगा के कही है मैंने बात। तो देखिए कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ना, तो देखिए पहला पॉइंट, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अरे तुम किसी भी इंटीजर के नीचे यार 1 लगा दो, वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखेगा, और यदि नीचे 1 है तो 0 होने की बात ही नहीं होती, यानी कि वो अपने आप में कैसा नंबर हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए जितने भी इंटीजर्स होते हैं, वेदर इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, वो सारे के सारे कैसे नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। इस बात का ध्यान रहे। दूसरा पॉइंट, ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ रैशनल नंबर्स expressed in decimal form, then either they are terminating, है ना। यदि आप उन्हें डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग मतलब ये देख लीजिए 1.25 डिवाइड किया 1.25 खत्म, कोई नंबर नहीं, है ना। या फिर आपने ले लिया 0.2, या फिर आपने ले लिया मान लीजिए 0.62। इस तरह के जो नंबर्स हैं, है ना, जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, वो कैसे होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं, है ना। तो दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग,
पर वो कैसे हो, रिपीटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, मैंने बोल दिया मान लीजिए 6.252525 एंड सो ऑन। समझ में आई बात। तो ऐसे नंबर्स को हमें लिखने का क्या तरीका बताया गया है, 6.25 के ऊपर बार। अच्छा, ये बड़ा हल्के में ले रहे हो आप लोग। मैं आपको आज का लेक्चर मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा ना हो जाए, इससे रिलेटेड CSIR में आए हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन वो मैं तभी करवाऊंगा जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये अपना किस तरह का नंबर हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। तो डेसिमल फॉर्म में यदि आप रैशनल नंबर को लिख रहे हो तो आप टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हो उसे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी आप उसको बोल सकते हो, है ना। तो देखिए, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है कि इन डेसिमल फॉर्म irrational numbers, है ना, irrational numbers are non-terminating and non-repeating। कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिपीटिंग भी होंगे, है ना। जैसे एग्जांपल आप ले लो, कोई से भी एग्जांपल ले लो। जैसे आपने ले लिया 1.2143122937 एंड सो ऑन। इसमें आप पैटर्न नहीं समझ पा। या फिर आप पाई भी कैसा एक इर्रेशनल नंबर है। या फिर आप स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर, ये भी कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। या फिर एक्सपोनेंशियल, ये भी कैसा नंबर है, एक आपका इर्रेशनल नंबर है। इस तरह के जो भी नंबर्स हैं वे कौन से नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर। इनका डेसिमल एक्सपांशन कभी खत्म नहीं होगा। और पाई तो क्या होता है, किसी भी सर्कल को उसके सरकमफेरेंस और उसके डिनोमिनेटर का जो रेशियो होता है वही तो क्या होता है, पाई होता है ना। 3.141 कुछ समथिंग उसकी वैल्यू होती है, इर्रेशनल वैल्यू होती है। 22/7 जो हम लेते हैं ना, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है ना, उसके करीबी वैल्यू दिखाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, आप लोगों के लिए हम 22/7 यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। ये नीचे वाला मिटा देते हैं ना। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, any two rational numbers, there are infinitely many irrational numbers। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, एंड वाइस वर्सा। यानी कि बहुत सारे रैशनल नंबर्स के बीच, मतलब दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इर्रेशनल होते हैं, और दो इर्रेशनल के बीच में बहुत सारे रैशनल होते हैं ना। वाइस वर्सा का मतलब ये कि अपोजिट इज आल्सो ट्रू, है ना। एक और बात यहाँ पे अपन कर लेते हैं, क्योंकि अपन पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली बात कर रहे हैं। तो देखिए, इफ टू रैशनल नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, जाइएगा नहीं, और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, देन द रिजल्टेंट ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा, रिजल्ट जो होगा रैशनल नंबर ही होगा, है ना। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इन केस ऑफ डिवीजन ना, जब डिवीजन का केस हो, डिनोमिनेटर, है ना, इस बात का आखिर सब ध्यान तो रखते हैं, सब मैथ्स के स्टूडेंट है, फिर भी मेरा बताना फर्ज है। डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि ये तो हर कोई जानता है, मैं ख्याल से शुरू में लिख देता हूं कि यदि मैं 3/0 करूंगा तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन यदि मैं 0/3 करूंगा तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, हाँ, ये बिल्कुल होगा। ये वाली बात का ध्यान रखना है ना। ये ऊपर के पॉइंट्स मिटा देता हूं।
तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं फिर उसके बाद रैशनल नंबर से जुड़े कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे मैंने बिल्कुल भी कहीं टाइम वेस्ट आपका नहीं होने दिया है ना। और अगले लेक्चर में रैशनल नंबर से रिलेटेड CSIR नेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए अपन वो सॉल्व करेंगे। बड़े भयंकर क्वेश्चंस हैं, पर अपन इजीली उसको सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट नंबर 6 पे देखिए, अभी क्या था हम ना कि इफ टू रैशनल नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हाँ, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग टू irrational numbers it is not compulsory to get rational, है ना, सॉरी, टू गेट irrational। जरूरी नहीं है कि जब आप किन्हीं दो irrational नंबर्स को लो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो वो जो नंबर्स हैं वो भी इररेशनल आए। जैसे रैशनल में आते हैं ना कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में बस डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो जितना भी आंसर आएगा वो सब क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन इररेशनल नंबर, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में जो आंसर आएगा जरूरी नहीं है कि वो इररेशनल, वो रैशनल भी हो सकता है। देखो मैं जल्दी जल्दी आपको ये बता दे रहा हूँ, ये मिटा देते हैं, है ना। ये वाला डाउट अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया कि इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, पढ़ते तो सब हैं लेकिन इन बातों को नजरअंदाज करना उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि CSIR आपसे बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं करवाना चाह रहा है, वो बस ये जानना चाह रहा है कि IQ लेवल कितना है, क्या आपने जो पढ़ा वो ढंग से पढ़ा है। देखिए जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, एक अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर ले लो √2 + 1 और इसको ऐड कर दो 1 - √2 में, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो है ये एक इररेशनल नंबर है, ये जो है ये भी एक इररेशनल नंबर है ना। डैश का मतलब इररेशनल होता है, रैशनल नहीं। पर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप जानते हो ये √2 घट जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2, और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। उसी तरीके से इसी का एग्जांपल ले लो, यदि मैं आपसे बोलूं मान लीजिए √2 + √3, अब आप जानते हो √2 भी एक इररेशनल नंबर है, √3 भी एक इररेशनल नंबर है, लेकिन इनका जो आंसर है वो भी क्या है, एक इररेशनल नंबर ही, क्योंकि सॉल्व थोड़ी होगा, √2 + √3 रहेगा, है ना। एक और अगला देखते हैं। तो ये आपकी बात हो गई किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, आप ऐसा समझ सकते हैं। यदि मैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर बात करूं, है ना, सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी आप देख लो। एक एग्जांपल मैं आपको उसमें दे देता हूं, मान लीजिए, तो ले लीजिए, मान लो √2 + 1 - √2 - 1। तो देखिए क्या होगा इसमें, √2 + 1, ये माइनस का √2 है, ये प्लस का √2 है, कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 + 1 कितना आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाली चीज इररेशनल थी, ये वाली चीज भी इररेशनल थी। इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन किया, दो इररेशनल नंबर को जब आपस में सब्ट्रैक्ट किया, पर जो आंसर आया वो क्या आया, एक रैशनल नंबर आया, इररेशनल नहीं, है ना। याद रखना, ये मैंने डैश लगा के रखा है, डैश यानी कि इररेशनल, इस बात का ध्यान रखें। अभी इस तरफ मैंने लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर लिए सारे इररेशनल है। तो आप बोलोगे सर इसका कोई ऐसा एग्जांपल दे दो कि इररेशनल, अरे ये ऊपर टाइप वाला ले लो। देखो कि आप √2 में से √3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक इररेशनल नंबर ही होगा सब्ट्रैक्ट करने पर, है ना। तो ये सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। मल्टीप्लिकेशन में सर बता दो, चलो मल्टीप्लिकेशन में भी बता देते हैं, बिल्कुल आप लोगों को कोई डाउट रहने ही नहीं दिया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, देखिए एक आपको ये दे देते हैं, √2 + 1 और √2 - 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आएगा, √2 है ना। तो a + b a - b का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, तो a² - b², यानी कि √2 का स्क्वायर -1, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और 1 क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है ना, सॉरी रैशनल नंबर ही होता है। जबकि ये देखिए ये कैसा था, इररेशनल था, ये वाला भी कैसा था, इररेशनल था। सर अब इसका दूसरा एग्जांपल, बिल्कुल दूसरा एग्जांपल भी दिया जाएगा। मान लीजिए आपने किया √2 + 1 में मल्टीप्लाई कर दिया √3 का, तो आप जानते हो क्या मिलेगा आपको, √6 + √3, ये क्या हो गया, किस तरह का नंबर है, आप जानते हैं, इररेशनल। तो देखिए, और जबकि इधर वाले भी कैसे थे, इररेशनल। तो आप देखो कितना अलग काम हो रहा है, दो इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं
तो रैशनल भी आ सकता है, दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इर्रेशनल भी आ सकता है, दो इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो रैशनल भी आ सकता है, दो इर्रेशनल नंबर को, है ना, ये इर्रेशनल नंबर थे, ये देखिए यहां पे लिख देता हूं क्यू डैश, ये भी था क्यू डैश, ये भी था, तो इर्रेशनल भी आ सकता है। दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करने पे इर्रेशनल भी आ सकता है और दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करने पे रैशनल भी आ सकता है। डिवीजन के लिए भी मैं आपको बता देता हूं, चलिए आप डिवीजन के लिए भी एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यही वाला ले लेते हैं, √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1। आप जानते हैं ये वाला भी इर्रेशनल है, ये वाला भी इर्रेशनल है, लेकिन इनका जो आंसर है 1 कैसा है, एक रैशनल नंबर है। तो सर इसका दूसरा, बिल्कुल आप दूसरा भी ले लीजिए, तो √2 और यहाँ पे ले लीजिए √3 और यहाँ पे ले लीजिए मान लीजिए 2। ये देखिए ये कैसा है ना, या फिर ऐसा ले लो आप √7 ले लो अब, ठीक है। तो ये देखिए इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, इनका जो आंसर आएगा वो भी इर्रेशनल। तो इस तरीके से आप समझ में आ गया होगा आपको कि किन्हीं भी दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना जरूरी नहीं है। वहां पे अब आपको करके चेक करके देखना पड़ेगा कि वो रैशनल आंसर आ रहा है कि इर्रेशनल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी लागू नहीं है, डिवीजन में भी लागू नहीं है, एडिशन में भी लागू नहीं है और सब्ट्रैक्शन में भी लागू नहीं है। बात मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी, सिंपल है। अच्छा, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस कि सर आप शुरू से बता रहे हैं कुछ क्वेश्चन, अरे भैया शुरू से इसलिए बता रहे हैं कि आखिरी में आपको क्वेश्चन कराएं, है ना, सारे कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करना जरूरी है आप लोगों के। तो देखिए क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, देखिए क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। मैं छोटे छोटे एक दो करा देता हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए करा देंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपसे, है ना, आपको मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको बताना है दी हुई स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ना। अभी सॉल्व को नहीं बता दे रहा हूं कि यदि गिवन दैट, आपको गिवन दिया हुआ है कि x² एक रैशनल नंबर है, x² क्या है, एक रैशनल नंबर है, देन x भी क्या रैशनल ही होगा। ये इन्होंने बोला, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि यदि x² रैशनल है तो x भी क्या है, रैशनल है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो अब ये कैसे चेक करेंगे, बहुत आसान है। आप एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया x² मैंने ले लिया 2, तो मैं जानता हूं हाँ 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन जैसे ही मैं उस तरफ स्क्वायर भेजूंगा तो ये √2, क्या ये रैशनल है? मैं बोलूंगा नहीं ये रैशनल नहीं है। तो क्या दी हुई स्टेटमेंट आपको सही दिख रही है? सर आपने 2 ही क्यों लिया, आप और कोई नंबर ले सकते हो क्या? मैंने बोला यार मैंने सबसे पहले छोटा नंबर ले लिया, आप जितने नंबर लेना चाहो ले लो। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट जब CSIR पूछता है तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, वो आपके दिमाग को चेक करना चाह रहा है। आपको उसने कंडीशन नहीं दी, यदि कंडीशन नहीं दी तो आप उसको यूनिवर्सल लेके चलोगे, यानी कि दी हुई स्टेटमेंट को वो आपको इस तरीके से पूछ रहा है क्या ये सभी नंबर्स के लिए ट्रू है। यदि सभी नंबर्स के लिए ट्रू है तो आप ट्रू बोलेंगे। यदि एक भी ऐसा नंबर आप फाइंड आउट कर पाए जिसके लिए दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो आप फॉल्स कहेंगे। तो मैंने एक नंबर फाइंड आउट कर लिया कि x² तो रैशनल है, लेकिन जब x की बात आई तो x रैशनल नहीं है, यानी कि ये दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। दिया हुआ स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, इसी का भाई बना देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपसे गिवन दैट x² एक रैशनल है और हाँ x³ भी एक रैशनल, देन दिस इंप्लाइज, ये दोनों मिलके इंप्लाई करते हैं कि x भी रैशनल होगा। क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे? कोई एक x² है जो कि रैशनल है, x³ भी रैशनल है, ये दोनों ये इंप्लाई कर रहे हैं कि x भी क्या होगा, एक रैशनल होगा। अब ये कैसे करें? तो देखिए मैं इसका आंसर आपको पहले ही बता दे रहा हूं, बिल्कुल ट्रू है। सर ये ट्रू कहां से आ गया? देखिए किसी भी नंबर के लिए अप्लाई किया जा सकता है इसको, है ना। और याद रखिएगा यहाँ पे अननोन क्वांटिटी पे चलती है बात। तो देखिए मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूं कि यदि आप x को 0 लेके चलते हो देन इट इज रिजल्ट इज ट्रिवियल। जो रिजल्ट है वो क्या है, ट्राइवल है ना, यानी कि बिल्कुल इजीली प्रूव्ड है। 0 के लिए तो स्टेटमेंट इजीली प्रूफ होता ही होता है। हमारा तो काम होगा कि यदि x 0 के बराबर नहीं है, यदि x 0 के बराबर नहीं है तो उसने क्या दिया हुआ है कि x² रैशनल है और x³ भी क्या है, रैशनल है। अब यदि ये दोनों रैशनल है, हमें क्या पता करना है, क्या x भी रैशनल ही होगा? तो चलिए देख लेते हैं। मैं बोलता हूं आपसे कि चलिए एक काम करिए, x³ डिवाइडेड बाय x² करके देख लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे
ये क्या है, ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है ना। अरे दो रैशनल नंबर का डिवीजन भी रैशनल नंबर होता है यार, अब भी पढ़ा था। तो यदि ये है तो आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर से ये कटा, सिर्फ क्या बचा, एक्स भी क्या प्रूफ हो गया कि एक्स भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना। एक और क्वेश्चंस में एक चलिए और करा दे रहा हूं, है ना। रेशो ले लिया अपन एक तरीके से, आप बोल सकते हो ये कोई नंबर है, वो एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक रैशनल होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा बचा ही क्या, एक्स, और एक्स क्या साबित हो गया कि एक्स क्या है, एक रैशनल नंबर है। आपसे वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, है ना। इस बात का ध्यान रखें। तो ये मिटा देते हैं। एक और ले लीजिए, जैसे मैंने बोला कि गिवन दैट एक्स क्यूब रैशनल है एंड x5 भी रैशनल है, दिस इंप्लाइज x भी रैशनल है। पता ये ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट, मैं बोलूंगा ट्रू है। तो अब आप सब लोग अपने हाथों से सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा आपने, होप सो। तो देखिए आपने कैसे सॉल्व किया होगा, मेरे ख्याल से कई लोग ने थोड़ा सा गलत प्रेडिक्शन किया होगा और मोस्ट ऑफ लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या करना है। कि यदि मैं बोल रहा हूं वही कंडीशन, यदि x 0 है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट इज ट्रिवियल, प्रूव्ड है पहले से ही, है कि नहीं, क्योंकि 0 के लिए तो है ही है। लेकिन यदि x 0 नहीं है तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है कि x क्यूब भी एक रैशनल नंबर है और x5 भी एक रैशनल नंबर है। यानी कि जब मैं इनको रेशो लूंगा तो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो x5 और x क्यूब एक रैशनल नंबर आएगा। कैसे, ये कटेगा तो मेरे पास बचेगा क्या कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने तो ये प्रूफ कर दिया कि ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन प्रूफ क्या करना है, एक्स एक रैशनल है, आया क्या है, एक्स स्क्वायर एक रैशनल है। पर ये प्रूफ हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, सिंस आप यहां पे यदि देख पाए, दिमाग लगा पाए यदि, कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक रैशनल नंबर है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। और एक्स स्क्वायर एक रैशनल नंबर है, ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। इन दोनों का यदि हम इस्तेमाल करें, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या वो रैशनल दिख रहा है आपको आता हुआ, बिल्कुल दिख रहा है। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब गया, एक्स बचा, एक्स क्या है, एक रैशनल नंबर है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप बिल्कुल कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आप कमेंट करें ताकि मैं और लेक्चर्स ला पाऊं, है ना। जो आपको क्वेरीज हैं आप वो पूछ सकते हैं, है ना। ये सीरीज हम बहुत लंबी चलाने वाले हैं, लेकिन ये सीरीज मैं लंबी तभी चलाऊंगा जब आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, है ना। और दूसरी बात, मेरा एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सीरीज है वो मैं डिस्कशन विद मनोज, मेरा ही वो चैनल है, मैंने उसको चालू किया, जहां पे मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चालू किया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण वो बंद हो गया था, लेकिन वो वापस चल पड़ा है। मैंने उसमें अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही एक लेक्चर अपलोड किया है और कल तक एक लेक्चर और अपलोड होता जाएगा। और ऐसे डेली ये वाले चैनल में आपका CSIR की तैयारी चलेगी और उस वाले चैनल में जिसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना हो उस लेक्चर में जाके सब्सक्राइब कर सकता है ना। इस बात का ध्यान रखें। चलिए, थैंक यू।